गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, तो प्रीवियसली हमने जॉइंट वेंचर का लेक्चर जो है उसका रिवीजन देख लिया था। आज हम देख लेते हैं एनपीओ का। बहुत सारे बच्चों को एनपीओ में अभी भी डाउट है कि लाइक सब्सक्रिप्शन वाले टॉपिक हो गए। बट बेसिकली एक चीज अगर आप ऑब्जर्व करो ना कि थियोरेटिकल क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहले समराइज वे में पूरा एनपीओ क्या होता है उसका थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ। देन विल स्टार्ट विथ सम प्रैक्टिकल्स जो उसके रिलेटेड होते हैं, उसके क्रक्स जो है वो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, ताकि कोई भी प्रैक्टिकल आएगा यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलिए, तो समझते हैं अपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन समरी नोट्स फॉर सीएमए फाउंडेशन पेपर नंबर 02। मीनिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पहले तो ये समझते हैं कि एनपीओ होता क्या है। तो एनपीओ इज एन एंटिटी फॉर्म्ड नॉट टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाने के लिए एंटिटी फॉर्म नहीं हुई है। क्यों हुई है? तो टू प्रोवाइड द सर्विसेज टू इट्स मेंबर और सोसाइटी। सोसाइटी और लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एनपीओ का जन्म होता है। एग्जाम्पल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो गए, स्कूल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स हो गए, क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, रिक्रिएशन क्लब हो गए, चैरिटेबल ट्रस्ट हो गए, एनजीओज हो गए। ये सब जो है वो एनपीओ की कैटेगरी में फॉल होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एनपीओ की? तो मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होगा। सरप्लस जो होगी, सरप्लस मतलब जो भी वो लोग प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है, इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू मेंबर, मतलब वो मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। प्रिपेयर कौन कौन से स्पेशल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये लोग प्रिपेयर करते हैं? तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज नथिंग बट योर कैश एंड बैंक अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज नथिंग बट वन काइंड ऑफ पी एंड एल अकाउंट। और बैलेंस शीट नॉर्मली जैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं, असेट एंड लाइबिलिटी का स्टेटमेंट। चलिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ, जिसमें पहला आता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसमें क्या होगा? समरी ऑफ ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर, सिमिलर टू कैश बुक। जैसे कैश बुक होती है वैसे। क्या फीचर्स है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में? ये थ्योरेटिकल वे में आपको पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर कि इट इंक्लूड ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश। ऑल रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ कैश का मतलब क्या हुआ? वो असेट हो, वो इनकम हो, वो एक्सपेंस हो, वो लाइबिलिटी हो, कोई भी हो, वो सब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आएंगे। क्योंकि कैश बुक है, कैश बुक कभी ऐसा नहीं बोलता कि बैलेंस शीट की चीजें अलग और इनकम एक्सपेंडिचर की चीजें अलग। कैश बुक तो यही बोलेगा पैसा आया पैसा गया। ठीक है, तो इसके अंदर सब कुछ रिकॉर्ड किया जाता है। सो बेसिकली सादी भाषा में मैं बोलूँ तो एक्सपेंस हो के असेट हो, ठीक है, इन दोनों में आपके पास से पैसा जाता है। और इनकम हो या लाइबिलिटी हो, इन दोनों में आपके पास पैसा आता है। तो ये इनकम एंड लाइबिलिटी रिसिप्ट साइड मिलेगी, एक्सपेंस एंड असेट आपको कहाँ मिलेंगे? पेमेंट साइड। ओपनिंग बैलेंस कैश बुक का दिया हुआ होगा आपको, क्लोजिंग बैलेंस होता है कैश एंड बैंक का। नो एडजस्टमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फॉर एक्रूअल, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड आइटम्स। ठीक है, नो एडजस्टमेंट फॉर एक्रूअल, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड आइटम। जो चीजें आप पी एंड एल अकाउंट में आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का प्लस करते हो, प्रीपेड आप माइनस करते हो, रिसिप्ट एंड पेमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट आउटस्टैंडिंग में तो काम ही नहीं करेगा ना। आउटस्टैंडिंग का मतलब पैसा आपने पे नहीं किया या आपको मिलना बाकी अक्रूवल के अंदर। तो जो चीज हुई नहीं है कैश में, वो चीज कभी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड नहीं करेगा। फिर नॉन कैश आइटम्स भी रिकॉर्ड नहीं करेगा, लाइक डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग, अभी हमने ऑलरेडी देखा, आर नॉट रिकॉर्डेड। क्योंकि हम तो कैश बुक की बात कर रहे हैं, पैसा आया और पैसा गया। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट विच इज सिमिलर टू पी एंड एल अकाउंट। फीचर्स क्या है? सिर्फ रेवेन्यू नेचर की चीजें रिकॉर्ड करेगा। रेवेन्यू का मतलब जो रिकरिंग नेचर के, जो बिजनेस का रूटीन नेचर है, जो बार बार होता है, जितने भी खर्चे वो रिकॉर्ड होंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। यहां पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट हो गया, प्रीपेड का भी हो गया, एक्रूड इनकम का हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं करते, इनकम एक्सपेंडिचर में वो सब करेंगे हम। कैपिटल रिसिप्ट एंड पेमेंट जो होंगे वो एक्सक्लूड होंगे। सर व्हाट इज दिस? कैपिटल रिसिप्ट एंड पेमेंट का मतलब, कैपिटल रिसिप्ट मतलब लाइबिलिटी और कैपिटल पेमेंट का मतलब होता है असेट। क्योंकि ये दोनों चीजें तो हम कहां लिखने वाले हैं? बैलेंस शीट में। और बाकी जो रेवेन्यू नेचर के होंगे वो सब कहां लिखेंगे हम? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। चलिए, बैलेंस शीट ऑफ एनपीओ जो हम एट द एंड ऑफ द ईयर प्रिपेयर करते हैं, असेट एंड लाइबिलिटी। असेट में बेसिकली कैश, बैंक, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट या कोई आउटस्टैंडिंग इनकम। लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्री रिसीव्ड इनकम और कैपिटल फंड जो होता है वो आता है। कैपिटल फंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है एनपीओ के लिए।
आपके पास बिगिनिंग में कितना कैपिटल फंड है कई बार फाइंड आउट करना पड़ता है। जब नॉर्मली हम क्या करते हैं, ऐसा आपने अलग कोई चैप्टर में भी देखा हो सकता है कि जब भी हम करंट ईयर की बैलेंस शीट बनाते हैं तो वहां पे कैपिटल होनी चाहिए, और कैपिटल ना दी हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्रीवियस ईयर की असेट एंड लाइबिलिटी का जो डिफरेंस होगा उसको हम कहेंगे कैपिटल। उसके बाद जो भी सरप्लस आएगा, ये सरप्लस सर कहां से आएगा, तो ये सरप्लस तुमको मिलेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। जैसे हम प्रोपराइटर वाले अकाउंट में क्या करते हैं, जो नेट प्रॉफिट आता है वो उठा के क्या कर देते हैं कैपिटल में प्लस, वैसे ही इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो सरप्लस या डेफिसिट आई वो हम उठा के प्लस माइनस कर देंगे कहां पे, कैपिटल फंड में। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, स्पेशल डोनेशंस हो गए गवर्नमेंट की, हैवी ग्रांट्स हो गई असेट रिलेटेड, लाइफ मेंबरशिप फीस वगैरह हो गई, वो सब चीजें भी हम असेट साइड लिखते हैं, वो भी वन काइंड ऑफ कैपिटल फंड ही होते हैं। नाउ की आइटम्स इन एनपीओ अकाउंटिंग, एनपीओ के अकाउंट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, या सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स कौन सा है जिसके बिना वो सम खत्म ही नहीं होता। आप कोई भी सम उठा के देखोगे ना तो वो पॉइंट आपको वहां पे मिलेगा, जिसमें नंबर वन आता है सब्सक्रिप्शन, और स्टूडेंट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है सब्सक्रिप्शन में। सब्सक्रिप्शन क्या है कि जो मेंबर आपको क्लब को या जो भी एनपीओ है उसको पीरियोडिकली पेमेंट करता है, एवरी मंथ एवरी ईयर, कि भाई हम रोज आपको 200 रुपया देंगे, हर महीने के 300 रुपए देंगे। दैट कॉन्ट्रीब्यूशन जो सब्सक्रिप्शन के तौर पे मिल रहा है, दैट इज योर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। जब भी हम सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें ये चेक करना है कि सब्सक्रिप्शन हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना क्रेडिट करेंगे, क्योंकि सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है, इनकम है तो इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट लिखना है, लेकिन कितना लिखेंगे, तो उसके लिए कितनी अमाउंट रिसीव हुई, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, नेक्स्ट ईयर का एडवांस, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग एंड प्रीवियस ईयर का एडवांस। अब इसको मैं अपने वर्जन में लिख के आपको देता हूं और ये अपने दिलो दिमाग में फिट कर देना। ठीक है, मैं आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के ही बताता हूँ, ये मेरा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है। यहाँ पे क्रेडिट साइड में आपको ये चीजें लिख लेनी है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड सबसे पहले आता है। सर ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कहाँ से मिलेगा, तो ये हमेशा आपको मिलेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। मैं क्यों यहाँ पे आर एंड पी लिख रहा हूँ, क्योंकि एमसीक्यू में कई बार आपको ये पूछा जाता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन कितना आया। ठीक है, तो वो अमाउंट आप सबसे पहले यहाँ लिखोगे, फिर इसके अंदर आप प्लस करोगे आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, माइनस करोगे आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, फिर माइनस करोगे आप प्री रिसीव्ड करंट ईयर, और प्लस करोगे प्री रिसीव्ड प्रीवियस ईयर। ये चार चीजें आपको याद रखनी है। इन चार चीजों का टोटल करने के बाद जो आपका फाइनल आंसर आता है वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन का लिखते हैं। ये इतना फॉर्मेट याद रख लो। अब देखो आपको एमसीक्यू में क्या पूछा जाएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज बताइए इनकम एक्सपेंडिचर में हम कितना लिखेंगे, दूसरा बताइए सब्सक्रिप्शन कितनी रिसीव हुई, तीसरा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, चौथा करंट ईयर का प्री रिसीव्ड कितना है। ये एक ही डब्बा आपको ये चारों चीजें फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। यही डब्बा याद रखो, उसमें अमाउंट डाल दो, क्रॉस कैलकुलेशंस करो, आपको ऑटोमेटिकली डिफरेंस मिल जाएगा। सो जिसको सब्सक्रिप्शन में दिक्कत आ रही है वो इस चीज पे फोकस करे। अभी मैं उसके रिलेटेड एक दो एमसीक्यू आपको करवाऊंगा अलग अलग वैरायटी के। सो यही फॉर्मेट से कैसे आंसर लाना है वो आपको क्लियर हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कई बार क्वेश्चन में आपको मेंबर्स कितने हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है, वो दिया हुआ होता है, और हर मेंबर कितना कंट्रीब्यूट करेगा सब्सक्रिप्शन में, उनके सब्सक्रिप्शन की अमाउंट दिए। जैसे मैं आपको बोलूं कि 100 मेंबर है और 100 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन का है, ठीक है, तो 100 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन है तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाती है, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 10,000। जब आपको ये इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, जब नंबर ऑफ मेंबर और हर एक मेंबर का सब्सक्रिप्शन दिया हुआ हो और क्वेश्चन में क्या पूछा हो कि इनकम एक्सपेंडिचर में कितना लिखेंगे, दो चीजें याद रखनी है, नंबर ऑफ मेंबर दिया है, उनका कंट्रीब्यूशन या उनका सब्सक्रिप्शन कितना है पर मेंबर का वो दिया है, और पूछा क्या है इनकम एक्सपेंडिचर में कितना लिखोगे। उसके अलावा बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी, आउटस्टैंडिंग ये वो, तो ध्यान रखना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आता है वही आंसर आपका इधर आएगा। आप प्लस माइनस करोगे ना तो भी आपका आंसर इधर 10,000 ही आने वाला है।
सो एमसीक्यू करते वक्त हमको तो क्या वहां पे डिस्क्रिप्टिव वे में वहां पे शो तो नहीं करना है। हाँ, इंटर वालों के लिए जरूरी है कि उनको ये सब कैलकुलेशन बतानी पड़ेगी, लेकिन हमको तो बतानी नहीं है फाउंडेशन वालों को। तो फाउंडेशन वाले डायरेक्टली उसको मल्टीप्लाई करके सीधा अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। अब एक छोटा सा देखो, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया है खाली ऐसे ही समझाने के लिए। अमाउंट रिसीव्ड, तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट वाला सब्सक्रिप्शन हुआ। आउटस्टैंडिंग करंट ईयर क्या करेंगे, प्लस नेक्स्ट ईयर का एडवांस मतलब प्री रिसीव्ड करंट ईयर माइनस। तो बताइए सब्सक्रिप्शन पी एंड एल में कितना लिखेंगे इनकम एक्सपेंडिचर में। तो 80,000 प्लस 5,000 माइनस 2,000, आंसर इज 83,000। ठीक है, आपको एग्जाम में इतना इजी नहीं पूछेंगे, ये उस टॉपिक को समझाने के लिए रखा है। अब मैं आपको कराता हूं सब्सक्रिप्शन रिलेटेड एमसीक्यू। ठीक है, इंटर वालों के लिए ऐसा नहीं सोचना है कि इंटर वाले की भाई लाइक ये तो फाउंडेशन का है तो हमारे कोई काम का नहीं है। ये एमसीक्यू से आपको पता चलेगा कि सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन कैसे होती है, क्योंकि आपके हर बड़े क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में ऐसा ही एमसीक्यू वाला क्वेश्चन होता है जिसको आपको दो तरीके से सॉल्व करना होता है, मतलब दो इफेक्ट से सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलिए। तो चलो ध्यान से देखना कि देयर आर 100 मेंबर्स। देखो मेंबर अभी मैंने याद दिलाया था, हर एक का सब्सक्रिप्शन कितना, 500। इतना पढ़ा, उसके बाद ये देख लो कि क्वेश्चन में क्या इनकम एक्सपेंडिचर पूछा है। अब मैं आगे का कुछ नहीं पढ़ रहा, लास्ट में जाके देखता हूं, देखो क्या लिखा है। बताइए कितनी अमाउंट इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगी। अब मुझे आउटस्टैंडिंग रिसिप्ट पेमेंट किसी से कुछ लेना देना नहीं है, मेरे पास मेरा आंसर अवेलेबल है। 100 × 500, मेरा आंसर है 50,000। राइट, ये तो आपको जो एग्जाम में करना है। अब मैं इसको, क्योंकि अब समझो कभी आउटस्टैंडिंग पूछ लिया तो अब मैं डब्बा बना के भी आपको इसको समझा रहा हूं। क्योंकि इंटर वालों को तो डब्बा बनाना पड़ेगा ना। ओके, चलिए, तो अब मैं डब्बा बनाता हूं। अभी आपको आंसर तो पता चल गया है, 50,000 है। अब देखना, मैं यहाँ पे लिखता हूं सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड प्लस आउटस्टैंडिंग करंट ईयर माइनस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर माइनस प्री रिसीव्ड करंट ईयर प्लस प्री रिसीव्ड प्रीवियस ईयर। ये चार चीजें लिख ली। ओके, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट शोज द अरियर सब्सक्रिप्शन ऑफ 4,500। ठीक है, एडवांस सब्सक्रिप्शन 6,000 एंड करंट 4,500। अब है ना, ये लाइन बड़ी ध्यान से देखना, किस चीज की बात कर रहे हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में अरियर ऑफ सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होगा आप समझो। रिसिप्ट एंड पेमेंट आप करंट ईयर में बना रहे हो, और ये बोल रहे अरियर सब्सक्रिप्शन मतलब पिछले साल का जो बाकी था वो आपको मिला है। और पिछले साल का कब मिलेगा, करंट ईयर में ही मिल सकता है। अगर पिछले साल में मिल जाता तो वो अरियर ही नहीं होता। एरियर है इसका मतलब वो करंट ईयर में मिल रहा है, कितना मिला, 4,500। सो इसको मैं क्या कहूंगा पता है, ये था मेरा प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग। कौन से ईयर का आउटस्टैंडिंग है, प्रीवियस ईयर का। अब देखो क्या लिखा है, एडवांस सब्सक्रिप्शन, जस्ट अ मिनट, एडवांस सब्सक्रिप्शन 6,000। अब ये एडवांस कौन से ईयर का होगा, करंट ईयर का कि प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का। प्रीवियस ईयर का क्यों नहीं हो सकता, अरे प्रीवियस ईयर का एडवांस तो प्रीवियस ईयर में मिल गया होगा ना, करंट ईयर में कैसे मिल सकता है। एडवांस का मतलब क्या होता है, पैसा मिल गया। और अगर प्रीवियस ईयर का है तो प्रीवियस ईयर के रिसिप्ट एंड पेमेंट में मिलेगा ना, इस साल के रिसिप्ट एंड पेमेंट में कैसे हो सकता है। इस साल के रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो आपको एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया है वो हो गया आपका प्री रिसीव्ड करंट ईयर। ठीक है, और करंट ईयर में रिसिप्ट आपको कितनी मिली सब्सक्रिप्शन की, 44,500। अब मेरी बात ध्यान से समझ लेना, यहां जो आप सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड लिखते हो उसके अंदर प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का एंड करंट ईयर का एडवांस, तीनों चीजें होती है। आपको याद दिलाऊं, ऐसे सम हमने किए हुए हैं कि जब हमको क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन कुछ इस तरीके से दिया हुआ होता था, 2010, 2011, 2012, और ऐसे तीन अमाउंट हमको दी हुई होती थी और फाइनल अमाउंट बाहर होती थी। इसका मतलब क्या होता था, ये 10 वाला प्रीवियस ईयर का है, ये 12 वाला नेक्स्ट ईयर का एडवांस मतलब करंट ईयर एडवांस है, और ये मेरी करंट ईयर की रिसिप्ट है। यही चीज इन्होंने यहाँ पे पैराग्राफ वे में आपको बताई है। और ये जो टोटल होता है फाइनल टोटल इन तीनों का, इसी से तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिसिप्ट लिखते हैं, ऊपर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इतना। ठीक है, चलिए इन तीनों को अपने टोटल कर देते हैं। 4,500 प्लस
6000 प्लस 44,500, सो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितनी हुई मेरी? 55,000। ये लिख लिया। ओके, अब हम चेक करते हैं आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, डायरेक्टली कहीं नहीं दिया हुआ। देखो जो जो चीजें दी हुई मैंने नामकरण कर दिया है ऑलरेडी उनका, ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, ये करंट ईयर का प्री रिसीव्ड। चलो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है, ढूंढ लेंगे। प्रीवियस ईयर का तो आउटस्टैंडिंग दिया था ना 4500, और करंट ईयर का प्री रिसीव्ड भी दिया था 6000। पिछले साल के प्रीपेड की तो बात ही नहीं की है, तो उसको मान लेंगे जीरो। अब एक चीज बाकी रह जाती, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। सर नहीं दिया तो क्यों लिखना? अरे नहीं दिया नहीं, आपको दिया है पर आपको दिख नहीं रहा। सर कैसे नहीं दिख रहा हमको? आप समझो करंट ईयर में आपको सब्सक्रिप्शन कितना मिला? 44,500। और अभी मैंने बोला 100 मेंबर है, हर एक से 500 लेने के, तो 50,000 होता है। 50,000 रुपया मुझे मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कितना? खाली 44,500। इसका मतलब बाकी का तो मिला ही नहीं। मतलब 5500 जो आया डिफरेंस, वो हो गया आपके करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। अब आप इसका टोटल मारो, आंसर 50,000 ही आएगा हमारा। 55,000 प्लस 5500 माइनस 4500 माइनस 6000, आंसर इज 50,000। मैंने दोनों तरीके से क्यों कराया है आप ध्यान रखना। अगर एमसीक्यू में पूछे इनकम एक्सपेंडिचर में कितना, डायरेक्ट लिख लो। लेकिन इंटर वालों को तो डिटेलिंग करना पड़ेगा। क्यों डिटेलिंग करना पड़ेगा? क्योंकि ये जो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर और प्री रिसीव्ड करंट ईयर है, इसकी दूसरी इफेक्ट आएगी। ये जाता है बैलेंस शीट में असेट साइड, ये जाता है बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। सर आउटस्टैंडिंग असेट कैसे? इनकम आउटस्टैंडिंग है, खर्चा नहीं है, पैसे लेने हैं, देने नहीं है अपने को उनको। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके चलिए मूविंग अहेड। चलिए, तो ये सम हो गया क्लियर। अब अगला देखते हैं। और अब डिफरेंशिएट करना, मैंने हर एक में अलग अलग सिचुएशन वाइज क्वेश्चन रखा है। सो सब्सक्रिप्शन की सारी वैरायटी कवर हो जाएगी, मैंने इस तरीके से इसको प्रेजेंट किया है। चलिए, ऑन 31 दिसंबर 2011 अ क्लब हैड सब्सक्रिप्शन इन अरियर, अरियर मतलब आउटस्टैंडिंग, 16,000 का। तो पहले तो ये डिफाइन करना पड़ेगा ना कि ये करंट ईयर है कि प्रीवियस ईयर है, वो आगे सम पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा। और उसी दिसंबर 11 का एक एडवांस है, मतलब प्री रिसीव्ड 4,000। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 12, मतलब 11 कौन सा ईयर हो गया मेरा? प्रीवियस ईयर। सो ये हुआ मेरा प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, ये हुआ मेरा प्रीवियस ईयर का प्रीपेड, सॉरी मतलब प्री रिसीव्ड। फिर लिखा है द क्लब रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹2,08,000। करंट ईयर में टोटल रिसीव्ड कितना हुआ? 2,08,000, जिसमें 10,400 की आत्मा आ गई है, विच इज रिलेटेड टू। अब देखो यहां पे थोड़ा प्रिंटिंग एरर है, मैं रेक्टिफाई कर लेता हूं। ये बराबर है, विच इज रिलेटेड टू 2013। यहां पे आएगा 2012, नॉट 13। तो इन्होंने बोला है कि इसमें 10,400 नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करते हैं, नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब ये करंट ईयर का प्री रिसीव्ड हुआ। ओके, और पूछा क्या है बताइए, इनकम कितनी रिकॉर्ड करोगे करंट ईयर में 2012 में? तो अगेन चलो हम हमारा फॉर्मेट लिखते हैं यहाँ पे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड प्लस आउटस्टैंडिंग करंट ईयर माइनस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर माइनस प्री रिसीव्ड करंट ईयर प्लस प्री रिसीव्ड प्रीवियस ईयर। चलिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 2,08,000, करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग की कोई हिंट नहीं है तो हम उसको जीरो मानेंगे। अब हमको क्या क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग 16,000 है, माइनस करेंगे। प्रीवियस ईयर का प्री रिसीव्ड आपको दिया है 4,000, प्रीवियस ईयर का प्री रिसीव्ड यहाँ प्रीवियस ईयर के आगे लिख लूंगा। करंट ईयर का प्री रिसीव्ड दिया है 10,400, वो मैं यहाँ लिख लूंगा। अब कैलसी में आप टोटल करो, 2,08,000 माइनस 16,000 माइनस 10,400 प्लस 4,000, सो आंसर आ रहा है 185,600। सो योर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। हर चीज एक ही फॉर्मेट से हम ढूंढ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 3 में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन 10,000। अब देखो अभी तक रिसिप्ट एंड पेमेंट का दिया हुआ होता था, अब किसका दे दिया इन्होंने? इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। सब्सक्रिप्शन अक्रूड इन द बिगिनिंग,
मतलब आउटस्टैंडिंग ओपनिंग दिया है, मतलब प्रीवियस ईयर का ऑफ द ईयर एंड एट द एंड ऑफ द ईयर वेर 1000 एंड 1500, मतलब दोनों आउटस्टैंडिंग दे दिया आपको। 1000 जो है वो आपका प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग हुआ, 1500 जो है वो आपका करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हुआ, और पूछा क्या है, बताइए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना। तो हम तो हमारा फॉर्मेट वही रखेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड विच इज नथिंग बट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बैलेंस प्लस आउटस्टैंडिंग करंट ईयर माइनस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर। प्रीपेड एंड प्री रिसीव्ड का कुछ दिया नहीं है तो उसको इग्नोर करते हैं। और इनकम एक्सपेंडिचर में कितना लिखा है, 10,000। पूछा क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट में कितना, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, 1500, प्रीवियस ईयर का कितना है, 1000। अब हम रिवर्स जा रहे हैं, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर से रिसिप्ट एंड पेमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो साइन चेंज हो जाएगी। जो माइनस वाला है उसको प्लस कर दो, प्लस वाले को माइनस कर दो, तो आंसर आएगा 9500। ठीक है, इज इट क्लियर? चलो ये हो गया हमारा 3, आंसर आ रहा है हमारा 9500। आगे बढ़ते हैं अपने एक और एमसीक्यू इसी के ऊपर। क्या लिखा हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 50,000। देखो सब्सक्रिप्शन पूरे साल में कितना मिला, तो बोले 50,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 6,000। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर का मतलब आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर। फिर उसके बाद इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन वॉज शोन एज 2,000, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर में आपने कितना लिखा है, 52,000। तो इसके आगे लिख लेता हूं एरो करके, ये इनकम एक्सपेंडिचर वाली अमाउंट हो गई। व्हाट अमाउंट विल बी शोन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। करंट ईयर में आपका सब्सक्रिप्शन कितना बाकी है वो आपको पूछा है इसके अंदर। तो देखो सारे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन हो गए ये। चलिए फॉर्मेट वही रखते हैं हम हमारा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड प्लस करंट ईयर आउटस्टैंडिंग माइनस प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग। प्रीपेड वगैरह कुछ दिया है ना, नहीं दिया हुआ। ठीक है, चलो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको अमाउंट दी है 52,000 की, रिसीव्ड मतलब रिसिप्ट की अमाउंट दी है 50,000 की, बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग दिया है आपको 6,000, और पूछा क्या है, सॉरी प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग 6,000, और पूछा क्या है करंट ईयर में कितना आउटस्टैंडिंग है। तो आप देखो 50 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 44। 44 एंड 52 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 8,000। तो आपका आंसर आएगा 8,000 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। ठीक है, चलिए वन मोर क्वेश्चन। सब्सक्रिप्शन ऑफ अ सोशल क्लब फॉर द ईयर 2023-24 अमाउंटिंग टू अपियरिंग इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर 87। इनकम एक्सपेंडिचर दे दिया है। असर्टेन द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पूछा है, और आपको इंफॉर्मेशन दे दी है कि 31 मार्च 23 को मतलब प्रीवियस ईयर में आपका बाकी था 10,000, करंट ईयर में आपका बाकी है 12,000। प्रीवियस ईयर का एडवांस है 11, करंट ईयर का एडवांस है 8,000, मतलब फुल फ्लेज इंफॉर्मेशन दी है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ढूंढना है, प्लस आउटस्टैंडिंग करंट ईयर माइनस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर माइनस प्री रिसीव्ड करंट ईयर प्लस प्री रिसीव्ड प्रीवियस ईयर। इनकम एक्सपेंडिचर की अमाउंट इज गिवन 87,000। ओके, अब क्या क्या दिया है, पहले आउटस्टैंडिंग लिख लेते हैं। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग 10 है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, 12 है, प्रीवियस ईयर का एडवांस हमारा 11,000 है, और करंट ईयर का एडवांस हमारा 8,000 है। चलो रिवर्स जाएंगे तो साइन चेंज कर देनी है, 87,000 माइनस 11,000 प्लस 8,000 प्लस 10,000 माइनस 12,000। सो योर आंसर इज 82,000। बी इज योर आंसर। क्लियर? आई होप सब आपको क्लियरिटी के साथ समझ में आ रहा है कि सब्सक्रिप्शन का पॉइंट क्या है। चलिए, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हैज 250 मेंबर विथ एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹5,000 ईच। तो पहले तो हमें ये चीज पता चल गई कि करंट ईयर में
इनकम एक्सपेंडिचर में कितना सब्सक्रिप्शन होगा, तो 250 मेंबर इंटू 5,000, सो इट विल बी 12,50,000। ये मैंने निकाल के रख दिया। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 2021 वेर 11,25,000। 2021 में आपको 11,25,000 का सब्सक्रिप्शन हुआ है, विच इंक्लूड्स, अब ध्यान रखना बहुत अच्छा पॉइंट है, टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव्ड हुआ। टोटल, टोटल का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, तीन लोग होते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड में, एक प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, एक करंट ईयर का और एक नेक्स्ट ईयर का, और ये तीनों का मिला के 11,25 दिया हुआ है आपको, जिसमें 65,000 1920 से बिलोंग करते हैं और 25,000 21-22 से बिलोंग करते हैं। और पूछा क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द 2021। अब देखो बहुत सिंपल है, हमको हमारा फॉर्मेट नहीं भूलना है, आपको ये चीज अपने दिलो दिमाग में फिट कर देनी है। सब्सक्रिप्शन रिसीव प्लस आउटस्टैंडिंग करंट ईयर माइनस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर माइनस प्रीपेड करंट ईयर माइनस सॉरी प्लस प्रीपेड, प्रीपेड मतलब यहाँ पे हम प्री रिसीव्ड कहते हैं प्रीवियस ईयर। ये फॉर्मेट हमने बना दिया। चलिए अब हमारे पास क्या है, इनकम एक्सपेंडिचर की अमाउंट मैंने अभी आपको बताई 12,50,000, वो मैंने यहाँ लिख ली। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना दिया है, 11,25,000। और क्या दिया जिसके अंदर, ये 65,000 प्रीवियस ईयर का हुआ, सो ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग हुआ, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 65,000 प्रीवियस ईयर वाला। करंट ईयर का एडवांस 25,000, वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 25,000। प्रीवियस ईयर के एडवांस के बारे में नहीं बोला है तो जीरो मान लेने का, पूछा आपको करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो पहले 11,25,000 माइनस 65,000 माइनस 25,000, तो टोटल होता है 10,35,000। और बाहर कितना दिया हमको, 12,50,000। सो डिफरेंस हम निकालेंगे तो डिफरेंस आया हमारा 2,15,000, वो हो गया मेरे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, आंसर सी, राइट। चलिए यहां पे आई थिंक सो सब्सक्रिप्शन रिलेटेड जितनी भी वैरायटी मैंने सब कवर कर दी, अब इसमें कुछ भी बाकी नहीं रहा। आई होप सो आपको सब्सक्रिप्शन जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा अब तक। ओके, चलिए अब मूव करते हैं आगे एनपीओ के दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ, जो है डोनेशन। डोनेशन, जनरल डोनेशन आप रेवेन्यू इनकम मानोगे और उसको कहां बताओगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। लेकिन कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए डोनेशन मिला हो तो उसको क्या मानना है आपको, कैपिटल रिसिप्ट। और कैपिटल रिसिप्ट है तो वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड स्पेसिफिक फंड के तौर पे होगी। जैसे बिल्डिंग बनाने का फंड है, क्रिकेट टूर्नामेंट का फंड हो गया, वो फंड के साथ एक नाम दिया होगा तो समझ जाना वो स्पेसिफिक फंड है। खाली डोनेशन लिखा है तो वो आप उसको रेवेन्यू मान सकते हो, आप उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखोगे। ठीक है, फिर एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आती है लेगेसी। लेगेसी का नॉर्मली मतलब कि जो विल में पैसा मिलता है वो हमेशा आपकी क्या होगी, कैपिटल रिसिप्ट होगी, मतलब आप बैलेंस शीट में उसको कहां लिखोगे, लाइबिलिटी। फिर लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस, एक साथ ही आपने पूरे लाइफ टाइम के लिए पैसा ले लिया, इसको भी क्या मानेंगे हम, कैपिटल रिसिप्ट मतलब लाइबिलिटी। एंट्रेंस फीस एंड एडमिशन फीस, ये डिपेंड करता है, अगर छोटी अमाउंट है तो रेवेन्यू माना जाता है, और अगर बड़ी अमाउंट है तो हम उसको क्या मानते हैं, कैपिटल। सर हमको कैसे पता चलेगा छोटी अमाउंट है कि बड़ी अमाउंट है, अगर पूरा क्वेश्चन 100 रुपए 200 रुपए के हिसाब से चल रहा हो तो सब छोटी अमाउंट ही लगेगी। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो आप एंट्रेंस फीस को रेवेन्यू मानोगे। नथिंग इज गिवन, क्या मानना है, रेवेन्यू। और अगर ऐसा बोल देते कि एंट्रेंस फीस में से 30% कैपिटलाइज करो तो 30% बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, और बाकी का 70% क्या मानोगे आप, रेवेन्यू मतलब इनकम साइड। चलिए, सेल ऑफ ओल्ड असेट एंड स्क्रैप। ठीक है, पुराने न्यूज़पेपर या पुराना कुछ भी आपने स्क्रैप वगैरह बेचा हो, न्यूज़पेपर बेचा हो, बुक बेचा हो, तो रेवेन्यू इनकम मतलब वो भंगार है, क्योंकि न्यूज़पेपर रोज आते हैं, हर महीने आप उसको भंगार में बेच दोगे। लेकिन फर्नीचर बेचा हो तो वो आपका इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम नहीं होगी, जितने में आपने बेचा वो बैंक में जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट में, असेट आपकी रिड्यूस होगी, और जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको बेचने से वो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालना रहता है। कोई एक्सपेंस अगर आपने एडवांस में पे किए हो या आउटस्टैंडिंग हो तो वो हमें पता ही है क्या करना है। ठीक है, तो वो बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं, आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट वही रहता है।
अब स्पेशल फंड जब एनपीओ में हो, अभी हमने ऊपर पढ़ा था स्पेशल डोनेशंस आते हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए, स्पोर्ट्स फंड हो गया, प्राइज फंड हो गया, बिल्डिंग फंड हो गया। तो आपको ध्यान रखना है, अब इसके अंदर मैं आपको एक शॉर्टकट समझा देता हूं। ये जो फंड होते हैं, ये पहले तो आपको कहाँ लिख लेने होते हैं, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। अब आपको ध्यान रखना है कि इस फंड रिलेटेड कोई खर्चा हो सकता है या कोई क्या हो सकती है, इनकम। अगर कोई खर्चा होता है इस फंड रिलेटेड, तो वो खर्चे में नहीं डालना है, इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं डालना है, आपको उसके फंड में जो लाइबिलिटी साइड फंड बनाया उसमें से माइनस कर देना है, और जो इनकम आपने वहां पे होगी वो उस फंड में आपको क्या कर देनी है, प्लस कर देनी है। सो याद रखना, स्पेसिफिक फंड रिलेटेड कोई एक्सपेंस है तो उस फंड में से माइनस होगा, और कोई इनकम है तो उस फंड में क्या होगी, प्लस। कई बार क्या होता है ना, इस फंड को इन्वेस्ट कर दिया जाता है और उस इन्वेस्टमेंट पे हम इंटरेस्ट अर्न करते हैं, पर है तो इनकम ना, इंटरेस्ट। वो भले ही उस इन्वेस्टमेंट पे हुई हो, बट उसका एक्चुअल ओरिजिन वो फंड था, इसलिए वो जो इंटरेस्ट इनकम है वो उस फंड में जाके ऐड होगी जो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पड़ी है। ठीक है, इतना अगर आप याद रखोगे तो स्पोर्ट्स फंड या जो स्पेसिफिक फंड है हमारे, उसके रिलेटेड चीजें जो है वो हमारी हो जाएगी। अब ट्रीटमेंट जो मैंने आपको बताया, इनकम फ्रॉम फंड जो है वो डोनेशन फ्रॉम फंड में हम ऐड कर देंगे, एक्सपेंसेस जो होंगे वो हम डिडक्ट कर देंगे, और जो बचेगा वो हम बैलेंस शीट में बताएंगे। अच्छा, कभी ऐसा हुआ सर कि फंड नेगेटिव हो गया, जैसे ओपनिंग में, ये एमसीक्यू में पूछने के चांसेस है, ओपनिंग में आपके पास फंड 1 लाख रुपए का था, फिर बोला इनकम हुई है 20,000 रुपए की, तो इनकम प्लस कर देंगे, और फिर बोला है एक्सपेंस हुआ है 1,40,000 का, तो गड़बड़ हो गई। इनकम मिलाने के बाद तो मेरा फंड 120 का हो रहा है, सामने एक्सपेंस कितना आ गया, 140 का। तो आप ऐसा मत करना कि सर हमने तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आपने बोला था ओपनिंग लिखो, इनकम प्लस करो, एक्सपेंस माइनस करो, तो आंसर मेरा आ रहा है नेगेटिव -20,000, और आपने बैलेंस शीट में माइनस में लिख लिया। फिर या तो आपने थोड़ी होशियारी दिखाई और उसको कहाँ लिख लिया प्लस करके असेट में लिख लिया। तो ये दिमाग मत दौड़ाना, कोई भी फंड नेगेटिव नहीं हो सकता। पहली चीज, आपके जेब में 10 रुपए है तो आप 10 रुपए ही वापर सकते हो, 20 रुपए नहीं वापर सकते। फिर आप ऐसा नहीं बोल सकते मेरे जेब में -10 चल रहा है। ठीक है, इन दैट सिनारियो आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है, बताइए बैलेंस शीट में फंड कितना, तो याद रखना बैलेंस शीट में फंड है आपका 0। सर कैसे 0, 120 था फंड, खर्चा कितना हुआ 140, लेकिन इस फंड में से कितना गया, खाली 120 ही जा सकता है। पड़े पैसे 120 है तो 120 ही वापरोगे ना, तो फंड 0 हो गया। तो सर बाकी का 20, बाकी का 20,000 आपको एक्सपेंस में लिखना पड़ेगा, इनकम एक्सपेंडिचर में। ये खास ध्यान रखना। आपको ऐसा भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि बताइए इनकम एक्सपेंडिचर में कितना, तब दिमाग घूम जाता है कि पूरा सम तो स्पेसिफिक फंड का पूछा है और क्वेश्चन बोल रहा है कि बताइए इनकम एक्सपेंडिचर में कितना। तो वो जो एक्सेस अमाउंट है ना, एक्स्ट्रा अमाउंट, वो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगी। ठीक है, ये याद रखना, इसके रिलेटेड हम देखते हैं क्वेश्चन। चलिए, ओपनिंग बैलेंस 32,800 है, ड्यूरिंग द ईयर आपको और फंड मिला 15,400 का, अमाउंट स्पेंट मतलब उस फंड का खर्चा 12,300 है, और इंटरेस्ट रिसीव्ड मतलब उस फंड की हमको क्या दी है, इनकम। बताइए क्लोजिंग बैलेंस प्राइस फंड का कितना, तो सिंपल है, 32,800 था, 15,400 आपको और मिला, सो 32,800 प्लस 15,400, फिर खर्चा कितना किया हमने, 12,300, खर्चा माइनस कर देंगे, इनकम कितनी हुई 4,000। तो आंसर आ रहा है 39,900, राइट। ठीक है, समझ में आया, सिंपल क्वेश्चन था ये। चलिए एक और प्राइस फंड का क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 31 मार्च 2019 की, मैच फंड 5 लाख का पड़ा है, मैच की टिकटें बेची, टिकटें बेची तो पैसा आया तो वो इसमें ऐड हो जाएगा, डोनेशन फॉर मैच फंड रिसीव्ड 124, ये भी पैसा आया, और मैच का खर्चा हुआ 10 लाख का। तो पहले चेक करते हैं फंड कितना है, 5 लाख का तो था, फिर आपने टिकटें बेची 375 की, वो प्लस कर देता हूं, फिर आपको और डोनेशन मिला 124 का, तो अगर आप देखोगे तो टोटल फंड 9,99,000 हो रहा है, लेकिन खर्चा कितना हो गया, 10 लाख का। पूछा किया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ द अबोव आइटम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट
ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब ध्यान रखो, हमें रियलिटी पता चल गई है कि 999 का फंड पड़ा था, खर्चा 10 लाख का हुआ, मतलब फंड का बैलेंस 0 होगा और ऊपर के 1,000 रुपए जो बच गए वो हम कहां लिखेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये पिक्चर माइंड में क्लियर हो गई। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। लिखा है नेगेटिव बैलेंस ऑफ मैच फंड, हो ही नहीं सकता, पहले ही ये गलत हो गया। फिर लिखा है ओपनिंग बैलेंस ऑफ मैच फंड 5 लाख विल बी शोन ऑन लाइबिलिटी साइड एज ऑन 1/4/2018। ये बात थोड़ी दमदार लग रही है। फिर देखते हैं वापस, तीसरा ऑप्शन बोला है नेगेटिव बैलेंस, अरे नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता सर, कैंसिल मार देते हैं हम। और फिर बोला है बोथ बी एंड सी, बट बी तो पॉसिबल ही नहीं था ना। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, पढ़ा ही नहीं अपन ने, एक सेकेंड, सी पढ़ते वापस, पूरा क्या लिखा था। नेगेटिव बैलेंस ऑफ मैच फंड ₹1,000 will be shown on the expenditure side of income and expenditure account for the year ended 31st March 2019। अब बात सही है, मैंने अभी आपको बोला था 1,000 रुपए हम कहां बताएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो ऑप्शन सी राइट है, ऑप्शन बी भी राइट है, क्योंकि ऑप्शन बी में क्या बोला है, ओपनिंग 5 लाख कौन सी तारीख पे, 1/4/18, तो 1/4/18 को तो ओपनिंग ही दिखाएंगे ना हम 5 लाख। सो डी इज द राइट ऑप्शन, बोथ बी एंड सी। सो प्राइज फंड आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, द लास्ट एमसीक्यू जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना बताओगे। दिया क्या है, ओपनिंग क्लोजिंग, किसका ओपनिंग, स्टेशनरी के क्रेडिटर्स का, और स्टेशनरी का स्टॉक दिया है, और फिर बोला है पेमेंट किया 60,000 का, और पूछा क्या है इनकम एक्सपेंडिचर में स्टेशनरी कितनी दिखाओगे। तो स्टेशनरी और मेडिसिन के लिए मैंने आपको समझाया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक प्लस आपने कितनी मेडिसिन या स्टेशनरी परचेज की वो, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, हम इनकम एक्सपेंडिचर में लिखते हैं कंजम्पशन कि कितनी स्टेशनरी हमने कंज्यूम की। अब वो कंजम्पशन ढूंढना है। अब आप देखो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया है, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है 3,000, लिख लेता हूं यहाँ पे 3। क्लोजिंग स्टॉक सर कितना दिया है 3,200। परचेज कितना दिया है, तो यहां देखो क्या लिखा है, पेमेंट मेड टू स्टेशनरी 60। ध्यान रखना ये परचेज नहीं है, ये पेमेंट है। आपने स्टेशनरी का पेमेंट 60 का किया है, और हमें क्या चाहिए, स्टेशनरी खरीदी कितने की थी। तो बोल सर जो जितने की खरीदेंगे उतने का ही पेमेंट करेंगे, नहीं। जब आप रूटीन नेचर पे स्टेशनरी बाय करते हो तो उधार भी हो सकती है। सर कैसे पता चले उधार है, तो फिर ये क्रेडिटर कहां से आ गए, मतलब आप बार बार उधार में खरीदते हो, ऐसा भी होगा ना, जैसे आपने ₹1,00,000 की खरीदी और पेमेंट आपने 60 का किया, तो हमें तो परचेज चाहिए, 1 लाख यहां लिखना है, पेमेंट कितना हुआ उससे कोई लेना देना नहीं मुझे। चलिए तो सर अब क्या करेंगे, एक क्रेडिटर का लेजर बनाएंगे हम। और आपको याद हो क्रेडिटर का लेजर मैं आपको पहले सिखा चुका हूं, या नॉर्मल आप बीकॉम के एग्जाम में भी आपको पता हो, क्रेडिटर लाइबिलिटी है तो क्रेडिट साइड बीडी, क्लोजिंग आ जाएगा डेबिट साइड। चलिए ओपनिंग क्रेडिटर है 8,000 के, क्लोजिंग क्रेडिटर है आपके 6,000 के। अब अगर आप कुछ परचेज करते हो तो आपके क्रेडिटर बढ़ते हैं, सो क्रेडिट साइड, और अगर आप पेमेंट करते हो तो आपके क्रेडिटर घटते हैं, तो डेबिट साइड। अब हमको पेमेंट कितना दे दिया है सर, 60,000 दिया है क्वेश्चन में। अब इसको क्लोज करो, आपको परचेज मिल जाएगा, डेबिट साइड का टोटल 66,000 हो रहा है। 66,000 में से हम 8,000 माइनस कर देंगे, तो हमारा परचेज कितना आया, 58,000 का। ठीक है, सो टोटल परचेज हमने कितने का किया, 58,000 का। अब वो 58,000 में यहां पे लिखूंगा, तो 3,000 प्लस 58,000 माइनस 3,200, तो कंजम्पशन आया 57,800 का। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर, चांसेस कम है कि ऐसा आपको पूछे, लेकिन पूछ सकते हैं। अगर पेपर टफ बनाना है तो ऐसा कुछ विचित्र इंस्टीट्यूट करने का ट्राई करेगा। ठीक है, सो एनपीओ की सारी वैरायटी मैंने कवर कर दी। फाउंडेशन वालों के लिए तो ये जैकपॉट की तरह होगा, पूरा एनपीओ आ गया इसमें। इंटर वालों के लिए जो 3 मेन कॉन्सेप्ट है उसके रिलेटेड के सारे ट्रांजेक्शन एंड थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने इसमें क्लियर कर दिया। ओके, चलिए थैंक यू, बाय बाय।